Hello students, we are doing 6th chapter of 11th history. The name of the chapter is the three orders. इस चैप्टर में हम यूरोप की 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। पहली 2 वीडियोस में हम पहली 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि थी क्लर्जी एंड नोबिलिटी। आज हम वहाँ की 3rd कैटेगरी 3rd ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, दैट वाज पीजेंट्स। कुछ पीजेंट्स फ्री होते थे और कुछ पीजेंट्स अनफ्री होते थे, यानी कि वो स्लेव होते थे। ओके, चलिए अब उस मेजॉरिटी ऑफ पीपल की तरफ टर्न करते हैं जो कि पहली 2 ऑर्डर्स को सस्टेन करते थे, यानी कि उनका भरण पोषण करते थे। एक्चुअली कल्टिवेटर्स 2 टाइप के होते थे, फ्री पीजेंट्स एंड अनफ्री पीजेंट्स। जो अनफ्री पीजेंट्स होते थे उनको कहा जाता था सर्फ्स। दैट इज फ्रॉम द वर्ब टू सर्व, जिसका मीनिंग होता है सेवा करना, यानी कि ऐसे लोग जो सेवा करते थे, जो दास थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सर्फ कहा जाता था। ओके, जो फ्री पीजेंट थे वो लॉर्ड की जो भूमि होती थी उसमें पीजेंट्स के रूप में देखे जाते थे। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस, और जो मैन होते थे उनको मिलिट्री सर्विस करनी ही करनी होती थी। एटलीस्ट ईयर में कम से कम 40 डेज तक तो उन्हें अपनी मिलिट्री सर्विस अपने लॉर्ड को देनी ही होती थी। जो पीजेंट्स की फैमिली होती थी वो लॉर्ड की जागीर पर जाकर काम करने के लिए एक वीक में 2 या 3 डेज को फिक्स उन्हें करने पड़ते थे। मतलब पूरा का पूरा वीक वो लोग लॉर्ड की जागीर पर काम नहीं करते थे, वीक में 3 या उससे ज़्यादा डेज के लिए वो लोग काम करते थे, जिसको कहा जाता था लेबर रेंट। दैट इज़ कॉल्ड लेबर रेंट। अगर यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबर रेंट। लेबर रेंट का मीनिंग होता था कि वीक में 3 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए जो ये फ्री पीजेंट्स अपने लॉर्ड की भूमि पर जाकर खेती किया करते थे, दैट इज़ कॉल्ड लेबर रेंट। ओके, और ये जो रेंट था ये सीधा का सीधा, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पर प्रोडक्ट होता था वो सारा का सारा लॉर्ड के पास जाता था। इसके अलावा उन्हें दूसरे काम भी करने पड़ते थे, इन पीजेंट्स को दूसरे काम भी करने पड़ते थे, जैसे गड्ढा खोदना, जलाने के लिए फॉरेस्ट से लकड़ियाँ इकट्ठा करना, फेंसिंग करना, यानी कि जो टेरिटरी होती थी किसी भी लॉर्ड की उसके चारों तरफ फेंसिंग करना, सड़कें बनाना, इमारतों की मरम्मत करना, और ये सारे के सारे काम उनसे फ्री करवाए जाते थे। उन्हें किसी टाइप के वेजेस इसके लिए नहीं मिलते थे। ओके, अब खेतों में लेडीज़ क्या करती थी? खेतों में भी काम करती थी। खेतों में काम करने के साथ साथ वो क्या करती थी? सूत काटती थी, क्लॉथ बनाती थी, कैंडल्स बनाती थी, और जो लॉर्ड की वाइन जहाँ पर बनाई जाती थी उसके लिए ग्रेप्स का जो रस होता है उसको प्रिपेयर करती थी। ये सारे के सारे काम लेडीज़ के द्वारा किए जाते थे। अब ये जो फ्री पीजेंट्स होते थे इनके ऊपर डायरेक्ट किंग भी टैक्स लगा देता था। देखो, लॉर्ड के भूमि में जो वो काम करते थे वो सारा का सारा लॉर्ड के पास होता था। इनके पास अपने भी खेत हुआ करते थे, बट वीक में 3 या 4 डेज इनको लॉर्ड की भूमि पर काम करना पड़ता था। बाकी टाइम पर वो लोग क्या करते थे? अपने खेतों में काम करते थे। और जो ये अपने खेतों में काम करते थे उस प्रोडक्शन के ऊपर जो किंग था वो डायरेक्ट इनके ऊपर टैक्स लगा देता था, और किंग के द्वारा डायरेक्ट लगाए हुए टैक्स को कहा जाता था टेली। ओके, टेली टैक्स उसको कहा जाता था। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है टेली। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टिथ टैक्स। वो क्या होता था? 1/10 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज गिवन टू क्लर्जीज। जो क्लर्जीज को पीजेंट्स की 1/10 पार्ट देना पड़ता था अपनी प्रोडक्शन का, उसको टिथ कहा जाता था। और जो किंग के थ्रू किंग डायरेक्ट टैक्स जो पेजेंट्स पर लगाता था उसको क्या कहा जाता था? टेली कहा जाता था। ओके, सो ये 2 टाइप्स के टैक्स जो हैं यहाँ के पेजेंट्स पे करते थे। ओके, नेक्स्ट वन इज जो सर्व्स थे वो क्या करते थे? सर्व्स कल्टिवेटर प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दीज बिलोंगिंग टू द लॉर्ड। सर्फ कल्टिवेटर्स क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड की लैंड पर ही काम करते थे, इनके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती थी। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पर जितनी भी उपज होती थी वो सारी की सारी सीधी लॉर्ड को मिलती थी। ओके, लॉर्ड का इनके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार होता था। लॉर्ड इन्हें किसी टाइप की कोई मजदूरी नहीं देता था, किसी भी टाइप से रिलेटेड कोई मजदूरी नहीं देता था। ये जो है लॉर्ड की जागीर को छोड़कर कभी नहीं जा सकते थे। लॉर्ड की परमिशन के बिना वो उसके एस्टेट को छोड़कर कभी नहीं जा सकते थे। अगर कोई भी स्लेव पीजेंट्स वहाँ से जाना चाहता था तो उसको लॉर्ड की परमिशन की ज़रूरत होती थी। इसके अलावा जो
लॉर्ड की जो चक्की होती थी, जो मिल होती थी, वहीं पर ये लोग अपने लिए आटा पीसते थे और उसका जो अवन होता था वो उसी के अंदर अपनी रोटियां बनाते थे। यानी कि उसका जो अवन आटा पीसने के लिए जिसको और रोटियां बनाने के लिए उसका जो तंदूर होता था वही वो लोग यूज़ करते थे। मीन्स उन्हें वहीं पर रहना होता था, लॉर्ड के लिए ही सारा काम करना होता था, उसकी एस्टेट से वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। इवन जो ये स्लेव पीजेंट्स होते थे, इनकी मैरिज के फैसले भी लॉर्ड ही करता था। लॉर्ड की परमिशन के बिना ये लोग एक दूसरे से मैरिज भी नहीं कर सकते थे। ओके, ये थे फ्री और अनफ्री दोनों ही टाइप के पीजेंट्स। नेक्स्ट वन इज इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। जो फेडरलिज्म था, फेडरलिज्म इंग्लैंड में 11th सेंचुरी में डेवलप हो गया था। इन विच सेंचुरी? 11th सेंचुरी। फेडरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड जो कि नोबल्स के पास और क्लर्जीज के पास हुआ करती थी, दैट इज कॉल्ड पीस फेडरलिज्म। ओके, सो इंग्लैंड में 11th सेंचुरी में फेडरलिज्म की स्टार्टिंग हो गई थी। यहाँ पर 6th सेंचुरी में यहाँ पर 2 डायनेस्टीज रहती थी, दैट इज एंजल्स एंड सेक्सन। एंजल्स एंड सेक्शंस फ्रॉम द यूरोप। और ये लोग कहाँ से आकर यहाँ पर बसे थे? यूरोप से आकर यहाँ पर बसे थे। अब इंग्लैंड को एंजल्स लैंड पहले कहा जाता था और एंजल्स लैंड से ही इसका नेम इंग्लैंड पड़ा था। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हाँ जी, विलियम द ड्यूक ऑफ द नॉर्मैंडी क्रॉस द इंग्लैंड चैनल विद एन आर्मी एंड डिफीटेड द सेक्सन किंग ऑफ द इंग्लैंड। अब जो नॉर्मैंडी के जो किंग थे विलियम, उन्होंने इंग्लिश चैनल पर वॉर किया, अटैक किया और जो इंग्लैंड के सेक्शन किंग के किंग थे, सेक्शन डायनेस्टी के किंग थे, उनको हरा दिया था। और इस टाइम पर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों की जो सीमाएं थी, उन पर व्यापार से उत्पन्न होने वाले वाद विवादों से अक्सर युद्ध होते रहते थे। विलियम जो फर्स्ट था जिसने इसके ऊपर अटैक किया था, विलियम फर्स्ट, उसने क्या किया था? आई हैड लैंड मैप्ड। उसने लैंड का मैप बनाया था, उसके द्वारा मैप बनाए गए थे, भूमि को मेजर करवाया गया था, नपवाया गया था। इसके साथ साथ उसके साथ जो 180 नॉर्मन नॉबल्स आए थे, नॉर्मल नॉबल्स जो उसके पास थे, उसने इस लैंड को मेजर करवाने के बाद ये सारी की सारी लैंड अपने इन 180 नॉबल्स में डिवाइड कर दी थी। यही लॉर्ड राजा के जो कल्टिवेटर्स बन गए थे बाद में, और जो यहीं पर लॉर्ड के कल्टिवेटर्स बन गए थे, जो लॉर्ड के लिए उसकी मिलिट्री का कुछ काम करते थे। अब मिलिट्री सिर्फ जो पीजेंट्स होते थे उनसे तो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती थी, इसीलिए यहाँ पर नाइट्स भी होते थे। नाइट्स को लॉर्ड अपनी भूमि का कुछ भाग दे देते थे और वो हमें पता है उसको क्या कहा जाता था? फीफ कहा जाता था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, अब ये जो नाइट्स लॉर्ड्स होते थे और जो नाइट्स होते थे वो अपनी सेना अलग से रखते थे, बट ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी युद्ध नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें कहीं पर युद्ध करना होता था तो उन्हें किंग की परमिशन की ज़रूरत होती थी। गॉट इट? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। जो सोशल और इकोनॉमिक्स रिलेशंस थे उन्हें किन फैक्टर्स ने अफेक्ट किया था? हालांकि जो पहले जो दोनों ऑर्डर्स थे, फर्स्ट 2 ऑर्डर, सो द सोशल सिस्टम एज स्टेबल एंड अनचेंजिंग। जो पहले जो दोनों ऑर्डर्स थे उनके सदस्यों ने जो सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तन ही पाया था, लेकिन वहाँ पर फिर भी ऐसे बहुत से प्रोसेस होते थे जिससे व्यवस्थाएं बदल रही थी। जैसे कि सबसे पहला है कि एनवायरनमेंट में चेंज होना। एनवायरनमेंट में चेंज इतना धीरे हो रहा था कि ये बिल्कुल ना के बराबर ही दिखाई दे रहा था, इतना ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी टाइप का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ओके, और दूसरे जो चेंजेस थे वो थे कृषि में चेंज आ जाना, यानी कि जो पहले एग्रीकल्चर के लिए जिन प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता था उन प्रोसेस से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम मिलता था। फिर धीरे धीरे नए प्रोसेस और नई टेक्निक्स का यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया था। अब चलिए इन दोनों को डीपली डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ा था? 5th से 10th सेंचुरी तक जो यूरोप का मोस्टली पार्ट था वो किससे? फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, वहाँ पर फॉरेस्ट ही थे। इसीलिए जो कृषि के लिए जो भूमि थी वो बहुत सीमित थी, यानी कि ज़्यादा फैली नहीं हुई थी, लिमिटेड ही वो थी। इसके साथ साथ वहाँ पर
कुछ और भी कंडीशंस हो जाती थी जिससे बचकर किसान जो है भाग जाते थे वहाँ पर। जैसे अगर राजा के द्वारा या लॉर्ड्स के द्वारा ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था या फिर उन्हें ज़्यादा वो लोग तंग करते थे, तो यहाँ के किसान क्या करते थे, भाग जाते थे और भाग कर फॉरेस्ट में जाकर छिप जाते थे। ओके, और यहाँ की जो 5th और 10th सेंचुरी में जो विंटर्स थी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, लंबे टाइम तक चलती थी, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता था, क्योंकि ज़्यादा लंबी विंटर होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट फ्रॉम 11th सेंचुरी से थोड़ा सा जो यहाँ पर है वार्म फेज स्टार्ट हो गया था, गर्मी आनी स्टार्ट हो गई थी, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया था, और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो एग्रीकल्चर था उसके ऊपर बहुत ही अच्छे इफेक्ट पड़े थे, क्योंकि अब एग्रीकल्चर लंबे टाइम तक किया जाता था। अदरवाइज पहले बहुत ही थोड़े टाइम के लिए एग्रीकल्चर किया जाता था, क्योंकि ठंड के टाइम पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दिक्कत होती थी। ओके, अब इस वजह से ये एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। नेक्स्ट है लैंड यूज़। लैंड का यूज़ वो लोग किस तरह से करते थे। इनिशियली पहले एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वॉज वेरी प्रिमिटिव। एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही प्रिमिटिव थी, यानी कि बहुत पुराने ढंग से की जाती थी। यहाँ पर कृषि के लिए किसी टाइप की कोई हेल्प नहीं दी जाती थी राजा की, किंग की तरफ से या फिर लॉर्ड की तरफ से। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल दिया जाता था, एक वुडन प्लग दिया जाता था जिसकी हेल्प से, और एक बैलों की जोड़ी दी जाती थी, अ टीम ऑफ ऑक्सन, जिसकी हेल्प से, उस प्लग की हेल्प से ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के सरफेस को टिल्ट करते थे। लेकिन उससे सिर्फ मिट्टी की ऊपर वाली परत ही टिल्ट होती थी, खोदी जाती थी, नीचे वाली परत टिल्ट नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से भूमि की जो फर्टिलिटी थी वो कम होती चली गई थी। और इस फर्टिलिटी को सेव करने के लिए वो लोग क्या करते थे, आधी जो लैंड होती थी उस पर एक सीज़न में खेती करते थे और आधी पर एक सीज़न में खेती करते थे। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन कम होता था। अब नेक्स्ट जो इन कठिनाइयों के बावजूद भी, हालांकि देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम होता था विंटर्स की वजह से, और यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए दूसरी टेक्निक्स नहीं थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए दूसरी कोई टेक्निक्स नहीं थी। इतने डिफ़िकल्टीज होने के बाद भी, इन हार्डशिप्स के बावजूद भी जो लॉर्ड होते थे वो क्या सोचते थे, मैक्सिमाइज देयर इनकम्स। वो अपनी इनकम्स को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, वो इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम द लैंड, वो इस बारे में नहीं सोचते थे कि भाई कि लैंड में से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में भी वो नहीं सोचते थे। जो पूरी की पूरी मीनार होती थी उसको वो लोग अपना मानते थे, और इसके ऊपर खेती के बाद जो भी कुछ होता था वो सारा का सारा उन्हीं के पास रहता था। धीरे धीरे जब लैंड की फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो गई तो उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के पास्चर्स को और फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया था, ताकि लैंड, जो कल्टीवेटेड लैंड है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब इन पास्चर्स के ख़त्म होने के बाद जो पीजेंट्स के पास जो एनिमल्स होते थे उनके ग्रेजिंग के लिए प्लेस नहीं बचा था, तो यहाँ पर पीजेंट्स ने उनका प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया था। ओके, धीरे धीरे से इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब ये जो पीजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, लॉर्ड की ज़मीन पर ज़्यादा खेती करने की बजाय ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को देते थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगा सकें। ओके बेटा, टुडे विल डू अप टू हियर। आई होप you cleared all the things. Tell me in comment section. Please share and like my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.